सोचिए, अगस्त 1947, दिल्ली में एक बंद कमरा, और उस कमरे में एक आदमी जिसे हिंदुस्तान के बारे में कुछ भी नहीं पता। उसके सामने क्या था? बस कुछ नक्शे, आबादी के आंकड़े और एक पेंसिल। और बस उसी एक पेंसिल से वो एक ऐसी लकीर खींचने वाला था जो करोड़ों लोगों की तकदीर बदल देती, हमेशा के लिए। तो आज हम 1947 की उसी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। ये एक ऐसी कहानी है जिसके दो चेहरे हैं। एक तरफ है बंटवारे की भयानक त्रासदी और दूसरी तरफ एक देश को जोड़ने की अविश्वसनीय जीत। और कमाल की बात यह है कि ये दोनों ही चीजें एक ही वक्त पर हो रही थीं। तो चलिए इस कहानी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले वो लकीर जो बहुत जल्दबाजी में खींची गई, फिर उस लकीर की हम सब ने क्या कीमत चुकाई, उसके बाद कलकत्ता में हुए एक चमत्कार की कहानी, और आखिर में कैसे एक बिखरते हुए देश को एक साथ जोड़ा गया। तो कहानी की शुरुआत होती है 3 जून 1947 से। अंग्रेजों को अब ये महसूस हो रहा था कि वो मानो किसी बारूद से भरे जहाज पर बैठे हैं जिसमें आग लग चुकी है। उनका बस एक ही मकसद था, डिवाइड एंड क्विट, मतलब बांटो और यहां से निकलो। और बस इसी हड़बड़ी में इतिहास का शायद सबसे खतरनाक फैसला ले लिया गया। और इस काम के लिए किसे चुना गया? एक ऐसे इंसान को जो हिंदुस्तान से पूरी तरह अनजान था। नाम था सर सिरिल रैडक्लिफ। उनको चुनने की वजह भी बड़ी अजीब थी। वजह ये थी कि वो न्यूट्रल थे, मतलब ना कांग्रेस की तरफ ना मुस्लिम लीग की तरफ। अरे उन्हें तो ये तक नहीं पता था कि पंजाब और बंगाल नक्शे पर हैं कहाँ। और जानते हैं सबसे चौंकाने वाली बात क्या थी? डेडलाइन। रैडक्लिफ को ये पूरा काम करने के लिए सिर्फ 5 हफ्ते दिए गए। सोचिए जरा, जिस काम के लिए शायद कई साल लगने चाहिए थे, उसे कुछ हफ्तों में निपटाने को कह दिया गया। अब रैडक्लिफ के सामने 2 सबसे बड़े सिरदर्द थे, कलकत्ता और लाहौर। कलकत्ता का फैसला तो फिर भी हो गया, हिंदू आबादी ज्यादा थी तो वो भारत को मिला। लेकिन लाहौर एक बहुत मुश्किल पहेली थी। आबादी लगभग 50-50 थी, लेकिन शहर का पूरा कारोबार, पूरा पैसा हिंदुओं और सिखों के हाथ में था। आखिर में लाहौर पाकिस्तान को दे दिया गया। तर्क ये था कि नए देश को भी तो एक बड़ा शहर चाहिए। तो चलिए अब बात करते हैं इस बंटवारे के नतीजों की, क्योंकि ये सिर्फ जमीन का बंटवारा नहीं था, ये हर एक चीज का बंटवारा था। और इसकी कीमत लोगों ने अपनी जान देकर चुकाई। आप यकीन नहीं करेंगे कि बंटवारा कितना बारीक था। सरकारी दफ्तरों की फाइलें, फर्नीचर, पंखे, टाइपराइटर, यहाँ तक कि बोर्ड पे लगने वाली पिनें तक बांटी जा रही थीं। एक किस्सा तो 60 बत्तखों का है। जी हाँ, 60 बत्तखें। और महीनों तक ये तय नहीं हो पाया कि वो हिंदुस्तान की हैं या पाकिस्तान। लेकिन सबसे बड़ा और शायद सबसे विवादास्पद फैसला माउंटबेटन ने लिया। 13 अगस्त को रैडक्लिफ ने अपनी रिपोर्ट उन्हें सौंप दी। पर माउंटबेटन ने क्या किया? उन्होंने उस रिपोर्ट को एक तिजोरी में बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि 15 अगस्त को आज़ादी के जश्न का मजाक किरकिरा हो। इसका नतीजा ये हुआ कि 15 अगस्त के दिन करोड़ों लोगों को ये मालूम ही नहीं था कि वो भारत में है या पाकिस्तान में। और फिर जब 17 अगस्त को आज़ादी के 2 दिन बाद इन सीमाओं का ऐलान हुआ, तो रातों रात करीब 2 करोड़ लोग अपने ही घरों में परदेसी हो गए। ये इंसानियत के इतिहास का सबसे बड़ा माइग्रेशन था, और शायद सबसे दर्दनाक भी। इस त्रासदी का सबसे खौफनाक चेहरा दिखा उन घोस्ट ट्रेन्स में। ये वो ट्रेनें थीं जो सरहद के एक पार से इंसानों को लेकर निकलती थीं और दूसरे पार सिर्फ लाशों का ढेर बनकर पहुंचती थीं। एक ऐसी ही ट्रेन की बोगी पर चौक से लिखा मिला, यह ट्रेन नेहरू और पटेल के लिए हमारी आज़ादी का तोहफा है। सोचे, कितनी नफरत भरी हो। लेकिन इस भयानक अंधेरे के बीच उम्मीद की एक छोटी सी किरण भी थी। एक तरफ जहां पूरा पंजाब जल रहा था, वहीं दूसरी तरफ कलकत्ता में एक चमत्कार हो रहा था। और यहीं से कहानी उस एक अकेले इंसान की तरफ मुड़ती है जिसने वो कर दिखाया जो 50,000 से ज्यादा की फौज नहीं कर पाई। जरा इस फर्क को समझिए। पंजाब में शांति कायम करने के लिए 55,000 सैनिकों की एक पंजाब बाउंड्री फोर्स तैनात थी। नतीजा पूरी तरह फेल। और कलकत्ता में थी 1 मैन बाउंड्री फोर्स, एक अकेला आदमी, महात्मा गांधी। ये नाम खुद लॉर्ड माउंटबेटन ने उन्हें दिया था। और गांधी जी ने वहां जाके क्या किया? एक ऐसा कदम उठाया जिसने सबको हैरान कर दिया। वो एच.एस. सुहरावर्दी के साथ एक टूटे फूटे घर में जाके रहने लगे।
ये वही सोहरावर्दी थे जिन्हें कलकत्ता के हिंदू कलकत्ता का कसाई तक कहते थे और पिछले दंगों का जिम्मेदार मानते थे। लेकिन गांधी जी, वो नफरत के बीच शांति का एक पुल बना रहे थे। लेकिन जब 1 सितंबर को हिंसा फिर से भड़क उठी तो 78 साल के गांधी आमरण अनशन पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि जब तक शांति नहीं होगी वो कुछ नहीं खाएंगे। और असर देखिए, महज 73 घंटों के अंदर शहर के बड़े बड़े गैंग लीडर, गुंडे सब उनके बिस्तर के पास आकर अपने हथियार डाल रहे थे और शांति बनाए रखने की कसम खा रहे थे। इसी को दुनिया ने द मिरेकल ऑफ कलकत्ता कहा। चलिए अब कहानी के दूसरे और उतने ही जरूरी हिस्से पर चलते हैं, क्योंकि 1947 में बंटवारे के अलावा एक और बहुत बड़ी चुनौती थी, और वो थी भारत को बिखरने से बचाना। एक ऐसे भारत को बनने से रोकना जो नक्शे पर किसी स्विस चीज जैसा दिखाई देता। और ये चुनौती कितनी बड़ी थी, इसका अंदाजा इस एक नंबर से लगाइए, 565। जी हाँ, 565 रियासतें थी भारत की सीमाओं के अंदर, और इनमें से ज्यादातर के राजा महाराजा अपना अलग आजाद देश बनाने का सपना देख रहे थे। इस खतरे को सबसे बेहतर कोई समझ रहा था तो वो थे सरदार पटेल। उन्होंने साफ साफ चेतावनी दी कि अगर ये 565 रियासतें आजाद हो गईं तो हिंदुस्तान का नक्शा एक स्विस चीज की तरह हो जाएगा जिसमें हर तरफ छेद ही छेद होंगे, और ऐसा भारत एक देश के तौर पर कभी खड़ा नहीं हो पाएगा। तो इस नामुमकिन से लगने वाले काम को अंजाम देने के लिए एक जबरदस्त टीम बनी। इस टीम के दिमाग थे सरदार पटेल, जो पूरी रणनीति बना रहे थे। उनके सबसे भरोसेमंद हाथ थे वीपी मेनन, जो बातचीत करने में माहिर थे, और एक और अहम किरदार थे लॉर्ड माउंटबेटन, जिन्हें नेहरू और पटेल ने बड़ी समझदारी से गवर्नर जनरल बनाए रखा ताकि उनका इस्तेमाल राजाओं को मनाने के लिए किया जा सके। और इन रियासतों को भारत में शामिल करने के किस्से भी किसी फिल्म से कम नहीं है। एक किस्सा जोधपुर का है। वहां के महाराजा तो चुपके से जिन्ना से मिलने पहुंच गए। जिन्ना ने उन्हें खाली कागज देकर कहा, अपनी सारी शर्तें इस पर लिख दो, सब मंजूर हैं। सोचिए, बाद में जब वीपी मेनन और माउंटबेटन ने उन्हें जैसे तैसे मनाया तो साइन करने के ठीक बाद महाराजा ने वीपी मेनन पर अपनी पिस्तौल तान दी। इतना ड्रामा था। लेकिन दो मामले सबसे ज्यादा पेचीदा थे, जूनागढ़ और कश्मीर। जूनागढ़ में नवाब मुस्लिम था, पर ज्यादातर आबादी हिंदू थी। नवाब पाकिस्तान जाना चाहता था, लेकिन वहां जनमत संग्रह हुआ और वो भारत में शामिल हो गया। कश्मीर की कहानी ठीक उल्टी थी। राजा हिंदू और आबादी मुस्लिम बहुल। राजा आजाद रहना चाहते थे, लेकिन तभी पाकिस्तान के समर्थन से कबाइली हमलावरों ने कश्मीर पर चढ़ाई कर दी, जिसके बाद राजा को मजबूरन भारत में शामिल होना पड़ा। और फिर महज 2 साल के अंदर 1949 तक सरदार पटेल, वीपी मेनन और माउंटबेटन की इस तिकड़ी ने वो कर दिखाया था जो नामुमकिन लगता था। वो स्विस चीज वाला नक्शा अब इतिहास बन चुका था, और उसकी जगह ले ली थी एक एकजुट भारत के नक्शे ने, जिसे हम आज जानते हैं। तो कुल मिला के 1947 की कहानी एक सिक्के के 2 पहलुओं की तरह है। एक तरफ है बंटवारे की वो भयानक त्रासदी, एक लकीर जिसने देश के 2 टुकड़े कर दिए, और दूसरी तरफ है एकीकरण की वो शानदार जीत, जहां 565 अलग अलग टुकड़ों को जोड़कर एक देश गढ़ा गया। ये भारत की सबसे बड़ी त्रासदी और सबसे बड़ी जीत की कहानी है, जो एक ही वक्त पर लिखी जा रही थी। और ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देती है। नक्शे पर खींची एक लकीर 2 देश तो बना सकती है, पर असल में एक देश बनता कैसे है? क्या सिर्फ सरहदों से, या फिर उन करोड़ों लोगों की एक साथ रहने की सांझी इच्छा से?